कहते हैं भारत में धागे का हर धागा एक कहानी कहता है। एक परिवार की कहानी, एक त्याग की कहानी, एक वादे की कहानी। राजस्थान के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव में ऐसी ही एक कहानी खुलने वाली थी और फिर से बुनी जाने वाली थी। शुष्क और सुनहरा परिदृश्य, मिट्टी के घरों वाला एक छोटा सा गांव तेज धूप में बसा हुआ है। हथकरघों की लयबद्ध ध्वनि हवा में गूंजती है, क्लैक 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 क्लैक। यह भदोही है, बुनकरों का गांव। एक साधारण घर के अंदर मीरा अपने करघे पर बैठी है। उसके हाथ सम्मोहक सुंदरता के साथ चलते हैं तथा जीवंत रंगों का कालीन बुनते हैं। वह एक उस्ताद हैं, उनके चित्र देवताओं और राजाओं की कहानियां बताते हैं, लेकिन वह करघे के और करीब झुकती जाती है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, एक पल के लिए छवि धुंधली हो जाती है। उसका सबसे छोटा बेटा 18 वर्षीय केएल दरवाजे से उसे देख रहा है। उसका दिल बैठ जाता है। वह उसकी आंखों के आसपास थकान की लकीरें देखता है, आंखें जो कभी उसके बुने रंगों की तरह ही चमकती थीं। उस रात पूरा परिवार भोजन के लिए फर्श पर बैठता है। पिता हरीश एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं जो खेतों में कड़ी मेहनत से थक चुके हैं। सबसे बड़ा भाई रोहन मजबूत है, लेकिन उसके मन में आक्रोश का बोझ है। कायल सर्व और रोटी तेरी मां को। मां, वह धीरे से कहता है, आपको अपनी आंखें आराम देना चाहिए। करघा कभी आराम नहीं करता केल, मीरा मुस्कुराते हुए जवाब देती है। और यह गलीचा प्रिया के किताब का खर्च उठाएगा। उसकी छोटी बहन 16 वर्षीय प्रिया दोषी महसूस करते हुए नीचे देखती है। कुछ सप्ताह बाद अपरिहार्य घटना घटित होती है। मीरा जागती है और दुनिया अस्पष्ट रंगों से भरी हुई है। पड़ोसी शहर का डॉक्टर सीधा है, मोतियाबिंद वर्षों के परिश्रम से बिगड़ गया है। उसे सर्जरी की जरूरत है, वरना वह अंधी हो जाएगी। सर्जरी शब्द शांत कमरे में पत्थर की तरह गिरता है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इतनी बड़ी रकम जो वे 10 जन्मों में भी नहीं देख पाएंगे। उस रात केल को नींद नहीं आती। वह अपने पिता के कठोर हाथों और भाई के कटु चेहरे को देखता है। वह अगले कमरे में अपनी मां के रोने की धीमी आवाज सुनता है। वह निर्णय लेता है। भोर होते ही वह अपने कपड़ों का छोटा सा बंडल तैयार कर लेता है। वह मीरा के सामने घुटने टेक देता है, जो मुश्किल से उसका चेहरा देख पाती है। वह उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं मुंबई जा रहा हूं मां, वह कहता है। उसकी आवाज अपने डर को छिपाने के लिए दृढ़ है। मैं काम करने जा रहा हूं, मैं पैसा कमाने जा रहा हूं और मैं इसे आपकी सर्जरी के लिए भेजने जा रहा हूं। मैं वादा करता हूं, तुम फिर से बुनाई करोगे। मीरा के चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। वह उसके चेहरे को छूती है, हर आकृति को याद करने की कोशिश करती है। रोहन दरवाजे से उसे देखता है। कोई अलविदा नहीं, बस एक कड़ी नजर। तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। विदाई एक पीड़ादायक धुंध है। केल एक भीड़ भरी ट्रेन में चढ़ता है, अपरिचित चेहरों का एक समुद्र। जैसे ही गांव धूल में विलीन हो जाता है, वह अपना वादा मंत्र की तरह दोहराता है, मैं उसे बचाऊंगा। मुंबई, शोर और कंक्रीट का एक राक्षस चौड़ी आंखों वाला कायल भीड़ में समा जाता है। वह काम करता है, बाजार में थैले ढोता है, ढाबा 10 आदमियों के साथ एक कमरे में सोना। हर रुपया बचा है, हर रात अकेली है। वह अपना पहला पैसा घर भेजता है, छोटी सी रकम, लेकिन उसके लिए यह एक जीत है। प्रिया के पत्र आते हैं। वे कठिनाइयों और लालसाओं का वर्णन करते हैं। वह लिखती है, मम्मी हर दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हैं। केल को एक छोटी सी कपड़ा कार्यशाला में नौकरी मिल जाती है। आपके बॉस को रंगों और पैटर्न के प्रति आपकी नजर पर ध्यान है, जो आपको अपनी मां से विरासत में मिली है। वह छोटे छोटे पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। वह अच्छा है, बहुत अच्छा। उसे एक बेहतर नौकरी मिल जाती है, फिर दूसरी। घर भेजे जाने वाले नकदी लिफाफे मोटे होते जा रहे हैं। प्रिया के पत्र छोटे होते जाते हैं। हम ठीक हैं, मां ठीक हैं। अपने लक्ष्य पर केंद्रित केल को स्वर में परिवर्तन का एहसास नहीं होता। वह आगे बढ़ रहा है, वह जीत रहा है। वह उस दिन की कल्पना करता है जब वह वापस आएगा, नायक, रक्षक। साल बीतते हैं, 7 लंबे साल। केल अपने गांव की ओर जाने वाली धूल भरी सड़क पर बस से उतर जाता है। वह अब डरा हुआ बच्चा नहीं रहा, वह एक पुरुष है। उसके कपड़े साधारण लेकिन अच्छी क्वालिटी के हैं। वह एक सूटकेस लेकर चलता है, कोई गठरी नहीं। अंदर सबके लिए उपहार हैं और सर्जरी के लिए बचे हुए पैसे भी।
अगर उन्हें फिर भी जरूरत पड़े। वह जानी पहचानी हवा में सांस लेता है, सूखी मिट्टी और लकड़ी के धुएं की गंध। वह घर पर है, वह मुख्य सड़क पर चलता है। लोग उसे पहचानते हैं, वे फुसफुसाते हैं, वे इशारा करते हैं। वह मीरा का बेटा है। वह जो शहर गया था वह मुस्कुरा देता है। वह अपने घर पहुंचता है और रुको, घर अब वैसा नहीं रहा। टूटी हुई मिट्टी की दीवार पर प्लास्टर किया गया और रंग किया गया। वहां एक ठोस लकड़ी का दरवाजा है, कपड़े का पर्दा नहीं। वह समृद्ध दिखती है। उसे गर्व का एहसास होता है। उसके पैसों ने यह सब किया है। वह प्रवेश करता है। घर साफ है, व्यवस्थित है। प्रिया वहां है, अब एक जवान औरत। आंखों में आंसू लिए वह दौड़कर उससे गले लग जाती है। उसके पिता एक कोने में बैठे हैं, बूढ़े और झुके हुए। रोहन दीवार से टिका हुआ है। उसके चेहरे पर अब भी वही कठोरता है, शायद और भी गहरी। और फिर वह उसे देखता है। आपकी मां मीरा। वह एक नए पॉलिश किए हुए लकड़ी के करघे पर बैठी है। वह बुनाई कर रही है। उसकी आवाज सुनकर वह अपना सिर उठाती है। और आपकी आंखें साफ हैं, केंद्रित हैं, उत्तम हैं। वह उसे देख सकती है। यह आघात उसे लहर की तरह लगता है। वह घुटनों के बल गिरकर उसकी ओर दौड़ता है। मां, आपकी आंखें। केल, वह कहती है। उसका नाम फुसफुसाहट है। वह उसे गले लगाती है, लेकिन यह आलिंगन कमजोर है, तनावपूर्ण। उन्हें जो विस्फोटक खुशी की उम्मीद थी वह नहीं मिली। कुछ और भी है, एक गहरी उदासी, एक परछाई जिसका नाम वो नहीं बता सकता। रात्रि भोजन अजीब है। केल मेज पर उपहार रखती है। मीरा के लिए एक साड़ी, उसके पिता के लिए एक घड़ी, प्रिया के लिए किताबें, रोहन के लिए औजार। मुस्कुराहटें जबरदस्ती की जाती हैं। सर्जरी, केल ने शुरू किया। तुमने इसे कैसे मैनेज किया? मैंने जो पैसे भेजे थे वे काफी नहीं थे। प्रिया बहुत जल्दी से कहती है। यह एक चमत्कार था, एक सरकारी कार्यक्रम। हम भाग्यशाली थे। भाग्यशाली? रोहन ने केल की ओर न देखते हुए उपहास किया। केल को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हो रही है। कुछ गड़बड़ है। अगले कुछ दिनों में वह पुनः जुड़ने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि उसके सामने कांच की दीवार खड़ी कर दी गई हो। वह अपने ही घर में अजनबी है। वह अन्य चीजों पर भी ध्यान देता है। एक अच्छे कपड़े पहने व्यक्ति, विक्रम, जो स्थानीय साहूकार है, अक्सर घर आता है। वह कर्ज वसूलने नहीं आता। वह मीरा के कालीन वसूलने आता है। वह उससे ऐसे अधिकारपूर्ण परिचित भाव से बात करता है कि केल का खून खौल उठता है। जब विक्रम वहां से गुजरता है तो गांव वाले उसकी तरफ देखने लगते हैं। वे उससे डरते हैं। एक रात केल इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह रोहन को मैदान में घेर लेता है। क्या हो रहा है? केल ने पूछा। क्या सरकारी चमत्कार है? सच बताओ। रोहन आखिरकार फूट पड़ता है। 7 साल का गुस्सा और आक्रोश उबल पड़ता है। तुम सच जानना चाहते हो शहर के भाई? वह थूकता है। सच तो यह है कि तुमने हमें छोड़ दिया। सच तो यह है कि आपके पैसे आने में बहुत देर हो गई। मां पर अंधेरा छा रहा था। वह अब आपकी शानदार विजयी वापसी का इंतजार नहीं कर सकती थी। तुमने क्या किया? कायल ने डरते हुए उत्तर देते हुए फुसफुसाया। हमें क्या करना था? रोहन चिल्लाया। मां ने सौदा कर लिया विक्रम के साथ। उसने सर्जरी का खर्च उठाया, सबसे अच्छी सर्जरी जयपुर में। बदले में वह उसके लिए बुनती है, सिर्फ उसके लिए। केल को ऐसा महसूस होता है कि उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई है। यह कर्ज है, वह दिमाग घुमाते हुए कहता है। हम इसे चुका सकते हैं, मेरे पास अब पैसे हैं। रोहन हंसता है, एक कड़वी, दिल तोड़ने वाली हंसी। तुम समझ नहीं रहे हो, यह पैसों का कर्ज नहीं है, यह जीवन भर का कर्ज है। यह अनुबंध हमेशा के लिए है। उसे अपनी आंखें वापस मिल गईं, केल। लेकिन वह जो कुछ भी देखती है वह उसका मालिक है। वह जो कुछ भी बनाती है वह कोई कलाकार नहीं है। वह अपने ही करघे की कैदी है। केल अंततः अपनी मां की आंखों में छाया को समझ जाता है। यह दुख नहीं था, यह शर्म थी, यह दास्ता थी। वह उसे मुक्त कराने के लिए दुनिया में निकल पड़ा और उसकी अनुपस्थिति में उसने खुद को बेच दिया ताकि वह उसे वापस आते देख सके। यह विडंबना इतनी क्रूर है कि वह दम तोड़ देती है। अपराध बोध केल को खा जाता है। उसने जो भी रुपया कमाया था, शहर में उसकी हर छोटी सफलता अब धूमिल लगती है। वह अपने हाथों को देखता है जो
कंप्यूटर पर पैटर्न बना रहे हैं। वह अपनी मां के हाथों को देखता है जो जेल में उत्कृष्ट कलाकृतियां बुन रही हैं। क्रोध ठंडे संकल्प में बदल जाता है। इस बार वह भागेगा नहीं, वह विक्रम को देखना शुरू कर देता है। वह शहर से मिली बुद्धि का इस्तेमाल करता है। वह विवेकशील है, व्यवस्थित है। उसे पता चलता है कि मीरा के गलीचे स्थानीय बाजारों में नहीं बिकते। विक्रम इन्हें दिल्ली के कला विक्रेताओं और धनी पर्यटकों को बेचता है और दावा करता है कि ये खोई हुई शाही कलाकृतियां हैं जिन्हें एक प्रसिद्ध अंधी बुनकर ने बुना था, जिसने चमत्कारिक रूप से अपनी दृष्टि वापस पा ली थी। वह न सिर्फ अपनी मां का शोषण कर रहा है, वह उसकी कहानी पर आधारित एक धोखाधड़ी बेच रहा है। केल जानता है कि वह विक्रम का सीधा सामना नहीं कर सकता। विक्रम ने गांव अपनी जेब में रख लिया है। उसे एक ज्यादा चालाक हथियार की जरूरत है। सच, वह प्रिया से बात करता है। वह रोते हुए उसे गांव के दूसरे बुनकरों के बारे में बताती है। विक्रम की तरह कई लोग भी कर्ज में फंसे हुए हैं और उन्हें अपने शिल्प को उनके मूल्य के एक अंश पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वे डरे हुए हैं, वे अकेले हैं। केल के पास एक विचार है। वह अपने लैपटॉप, जो इस गांव में एक अजीब वस्तु है, का उपयोग करके एक साधारण वेबसाइट बनाता है। वह अपनी मां के कालीनों की तस्वीरें खींचते हैं और हर विवरण का दस्तावेजीकरण करते हैं। वह दूसरे बुनकरों के साथ वीडियो रिकॉर्ड करता है जो उसके साहस से प्रोत्साहित होकर शोषण की अपनी कहानियां सुनाते हैं। उनकी आवाजें कांपती हैं, लेकिन वे बोलती हैं। वह अभी तक कुछ भी प्रकाशित नहीं करता है। इसका चरमोत्कर्ष वार्षिक ग्राम उत्सव के दौरान घटित होता है। विक्रम वहां समुदाय के हितैषी और कला के संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। वह मीरा के नवीनतम शाही कालीन को एक विदेशी खरीदार को भेंट करने वाले हैं। यह उसकी शक्ति और अहंकार की पराकाष्ठा है। समारोह के बीच में केल खड़ा हो जाता है। उस पर सब प्रकार का सन्नाटा छा जाता है। यह आदमी, केल ने कहा, उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें शक्ति थी। एक चोर है। विक्रम हंसता है। शहर का लड़का बड़ी बड़ी बातें करके लौटा है। मैं सच लेकर वापस आया हूं, केल जवाब देता है। वह अपनी बनाई वेबसाइट को एक छोटे पोर्टेबल प्रोजेक्टर का उपयोग करके एक सफेद दीवार पर प्रक्षेपित करता है। मीरा के गलीचों की तस्वीरें सामने आती हैं। उनके बगल में विक्रम की फर्जी रसीदें हैं। फिर बुनकरों के वीडियो, उनकी आवाजें सदमे भरे सन्नाटे को भर देती हैं। वह कला नहीं बेचता, केल कहते हैं। वह हमारी जिंदगी बेचता है, हमारी दास्तां। विदेशी खरीदार भयभीत दिखता है। अपनी कहानियों को एकजुट होते देख ग्रामीणों को सामूहिक शक्ति की चिंगारी महसूस होती है। वे खड़े हो जाते हैं, एक एक करके। रोहन कायल के साथ खड़ा है। अंततः वह एक भाई बन गया है। विक्रम अपमानित होकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ उसे घेर लेती है। भय पर आधारित उसका अधिकार धूल की तरह बिखर जाता है। गांव अलग है, डर खत्म हो गया है। उसकी जगह सतर्क आशा ने ले ली है। विक्रम के अनुबंधों को ग्राम परिषद द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। पंचायत बुनकरों ने केल के नेतृत्व में एक सहकारी समिति बनाई जो शहर के अपने ज्ञान का उपयोग करके उनके उत्पादों को सीधे बाजारों में उचित मूल्य पर बेचते हैं। अब यह पारिवारिक घर है। यह वैसा ही है जैसा केल ने लौटने पर पाया था, रंगा हुआ और साफ सुथरा, लेकिन माहौल हल्का फुल्का है, हंसी से भरा हुआ। मीरा अपने करघे पर है। वह एक नया गलीचा बुन रही है। इसका डिजाइन जटिल या भव्य नहीं है, यह बहुत आसान है। एक पेड़ के नीचे हाथ पकड़े हुए आपके परिवार की एक तस्वीर। रंग चमकीले हैं, खुशनुमा हैं। वह कर्ज के कारण नहीं बल्कि प्रेम के कारण बुनाई कर रही है। उसकी आंखें साफ हैं और केल के लौटने के बाद पहली बार साया गायब हो गया है। वहां केवल प्रकाश है। केल उसके पास बैठता है, एक उद्धारकर्ता के रूप में नहीं बल्कि एक बेटे के रूप में। वह एक ढीला धागा उठाता है और उसे दे देता है। वह मुस्कुराती है और उसे डिजाइन में बुनती है। केल ने पैसे कमाने और अपनी मां की आंखें बचाने के लिए घर छोड़ दिया था, लेकिन वह कुछ ज्यादा ही जरूरी काम करने के लिए वापस लौटा। उसने उसे फिर से अपनी आवाज ढूंढने में मदद की। साथ मिलकर उन्होंने सीखा कि असली दौलत उसमें नहीं है जो आप खरीद सकते हैं, बल्कि सृजन की आजादी में, परिवार की मजबूती में और उन कहानियों में है जिन्हें हम धागे दर धागा मिलकर बुनते हैं।